बेदर्दी 11। रंजीत गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा अपने फोन पर नजरें जमाए विहान का इंतजार कर रहा था। हवा में एक हल्की ठंडक थी और अब अंधेरा भी धीरे धीरे घेर आया था। इससे वह जल्द ही मुंबई लौटने की तैयारी में था। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर विहान का नाम चमकता देख उसने कॉल उठाया। उस ओर से विहान संकुचाते हुए कहने लगा, भाई मुझे थोड़ी देर और लग जाएगी, दरअसल एक जरूरी काम में फंस गया हूँ। पर ये सुनते रंजीत सपाट भाव से कह उठा, वो ब्लू ड्रेस वाली है या शायद पिंक। विहान को समझ में आ गया कि रंजीत ने उसकी हरकत भांप ली है। वो अपनी खिसियानी हंसी से कहने लगा, अरे भाई वो ऐसी बात नहीं है। फिर अगले क्षण बाद हल्का हंसते हुए बोला, ठीक है भाई, सुबह से पहले आ जाऊंगा। रंजीत अपनी उसी कड़कती आवाज में कहने लगा, सुबह से पहले लौट आना ही है, समझे। विहान को अल्टीमेटम देकर रंजीत अपनी गाड़ी में बैठकर अकेले ही मुंबई के लिए रवाना हो गया। रास्ते में पहाड़ों के बीच सफर करते हुए अचानक एक झरने की आवाज ने उसका ध्यान खींचा, जो पहाड़ी के किनारे बहता हुआ नीचे गिर रहा था। शांत और ठंडी हवा के बीच उस पानी की आवाज उसे अपनी ओर खींचने लगी। वो उस झरने के पास कार रोक देता है, फिर वह गाड़ी किनारे रोककर झरने के पास उतर गया। पानी की तेज लहरें और उस झरने की ठंडक को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी घड़ी और शर्ट उतारी और झरने में नहाने के लिए उसमें छलांग लगा दी। दूसरी ओर गेस्ट हाउस के कमरे में ऋत्विक के चेहरे पर गहरी मुस्कान छाई थी। उसने कमरे के कोने में बैठी उस लड़की की ओर देखा, जो अब भी बंधी हुई थी। ऋत्विक उसके पास आता हुआ कहने लगा, तुम्हें पता है, आज एक बड़ी डील फाइनल कर ली मैंने और अब इसका जश्न तो बनता है ना। उसकी बात सुनकर लड़की ने उसकी ओर नजर उठाई। ऋत्विक ने उसकी रस्सियां खोलते हुए कहा, जाओ तुम आजाद हो। अचानक हुई इस प्रतिक्रिया से वह लड़की कुछ पल को बुद्ध बनी रह गई। मैंने कहा जाओ, ऋत्विक मुस्कराते हुए कह रहा था। लड़की हैरानगी से उसे देखती हुई पूछ उठी, सच में? उसकी आवाज में संदेह था। इस बार ऋत्विक ने मौन हामी भरी। उसकी आंखों में अचरज और खुशी का एक मिला जुला भाव था, लेकिन कुछ कहे बिना वह झटपट बाहर की ओर बढ़ने लगी। वह बड़े धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। ऋत्विक सीने पर हाथ बांधे उसे जाते हुए देखता रहा। जैसे ही वह बाहर निकली, ऋत्विक का बॉडीगार्ड उसके करीब आते हिचकिचाते हुए पूछ उठा, बॉस सच में आप उसे छोड़ रहे हैं? इस पर ऋत्विक मुस्कुराते हुए कह उठ, मुझे घायल शिकार का शिकार करने में ज्यादा मजा आता है। आज इसी शिकार संग खेलना है मुझे, और वैसे भी इतनी रात में ये ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी और जब थक जाएगी तो उसे पकड़ने का मजा कुछ और ही होगा। उसके ऋत्विक के हाव भाव में एक शैतानी मुस्कान स्पष्ट हो आई थी। उसकी आंखों में एक बेरहम संतोष झलक रहा था। दोनों कुछ पल पर खड़े उसे जाता हुआ देखते रहे, लेकिन तभी उन्हें कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। उसने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि लड़की अचानक ही तेजी से जंगल की ओर दौड़ जाएगी। ऋत्विक के बॉडीगार्ड ने उस लड़की को भागते हुए देखा और चौंककर बोला, बॉस वो तो भाग रही है। ऋत्विक को एक क्षण के लिए गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने बॉडीगार्ड को इशारा करते हुए कहा, भागो, उसे पकड़ कर लाओ। ये देख ऋत्विक और उसके बॉडीगार्ड तुरंत उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। आज चांदनी रात थी। उस खुली रात की दुधिया रोशनी में भी रंजीत झरने के ठंडे पानी में मग्न था। उसकी ऊपरी खुले मस्कुलर देह में पानी की बूंदें चमक रही थी। वह बार बार पानी के नीचे डुबकी लगाता पानी की ठंडक को महसूस कर रहा था। इससे उसे ताजगी का एहसास हो रहा था। पानी में उसकी आंखें बंद थीं और वह अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी रंजीत को झरने के पास की झाड़ी में कुछ हलचल लगी। हल्की हलचल सुनकर रंजीत को लगा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा। सतर्क होकर उसने पास की एक मोटी टहनी उठाए और आवाज पर निशाना लगाकर उसे झाड़ियों की ओर फेंक दी। अचानक एक हल्की सी चीख सुनाई दी। वह एक लड़की की चीख थी। उस चीत्कार को सुन रंजीत उस ओर लपका और अगले ही पल उसके सामने वह लड़की गिर पड़ी, उसकी बाहों में। उसकी हालत देखकर रंजीत चौंक गया। उसकी आंखों में घबराहट और दर्द का अजीब संयोजन था। घाव से रिसता खून,
कपड़ों पर लगे कीचड़ और चेहरे पर उभरी चोटें उसकी तकलीफ बयान कर रही थीं। रंजीत ने लड़की को संभालते हुए धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की की कमजोर होती सांसें और लड़खड़ाती आवाज में वह फुसफुसाई, मुझे बचाओ, वो लोग मेरे पीछे हैं। रंजीत ने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया और उसे झरने के किनारे से हटाकर सुरक्षित जगह पर ले गया। उसकी निगाहें उस पर टिकी थीं, जैसे वो उसकी स्थिति का अंदाजा लगा रहा हो। वो अब उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। उस सूनी वीरान रात के अंधेरे में उसके खुले जिस्म के पास आज पहली बार कोई लड़की इतने करीब थी। अगले ही पल रंजीत बुरी तरह से हिचकिचा उठा। उस पल जाने कैसे वह भूल गया कि उसे लड़कियों से नफरत है। उस खिली रात में उस लड़की का दुधिया बदन भी जैसे किसी जुगनू की भांति चमक रहा था। रंजीत अब उसे वही छोड़कर खड़ा हो जाता है, जैसे मन में तय कर रहा हो कि वो उस लड़की को यही छोड़ देगा। रात के करीब 1 बजे थे और घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी। अंधेरे में फर्श पर रखी चीजों से खुद को बचाते हुए प्रिशा धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी सांसें थम जाती, जैसे कोई जासूस किसी मिशन पर हो। वह दरवाजे के करीब पहुंची ही थी कि तभी फर्श पर रखे किसी सामान पर उसका पैर पड़ गया और अगले पल उस सामान की आवाज के साथ वह चौंककर वहीं रुक गई। उसने गहरी सांस ली और खुद को दिलासा दिया, प्रिशा, घबराना नहीं, ये तो बस फ्लाक्स था। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा धीमी धीमी चर्रा की आवाज के साथ खुला। उसने खुद को संभालते हुए हल्के से दरवाजा खिसकाया और अंदर घुस गई। जैसे ही वह अपने कमरे में घुसने ही वाली थी कि अचानक बत्ती जल गई। दरवाजे के पास अमारा खड़ी थी, बिल्कुल नजरें गड़ाए हुए। प्रिशा ने अमारा को देखकर झट से मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, अरे दी, आप जाग रही थीं? अमारा ने तीखे स्वर में कहा, हाँ, और ये जानने के लिए कि मेरी छोटी बहन आधी रात को आखिर घर में किसकी तरह घुसती है, चोर या जासूस की तरह। प्रिशा ने थोड़ी अटकते हुए जवाब दिया, अरे दी, वो मैं सच कहूँ तो वो दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप। हाँ, स्टडी ग्रुप था। अमारा ने सख्त आंखों से देखते हुए कहा, हाँ, और उस स्टडी ग्रुप में तुम कौन सी किताबें पढ़ रही थी? रात भर जागे रहें या चुपके से घर घुसने की कला? प्रिशा ने घबराते हुए कहा, अरे दी, आप भी मजाक कर रही हैं। मैं सच में। अमारा ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब इस बारे में डैड को कल बताना, अभी जाओ और जितनी रात बची है उसमें सो जाओ। प्रिशा का चेहरा झट से लटक गया। उसने मन ही मन सोचा, फिर से पकड़ी गई। आज का दिन ही खराब था। पहले वो इडियट वेटर्स ने मेरा दिन खराब किया और अब मैं इससे उलझ रही हूँ। डिस्टिंक्ट बड़बड़ाती हुई अमारा अपने कमरे की ओर चली गई, पर उसकी बात सुनते प्रिशा ने राहत की सांस लेते हुए खुद से कहा, अरे प्रिशा, तू तो बस मरती मरती बची। अगर दी को पता चल जाता कि वो वेटर्स। कहते कहते अपने हाथ से अपना ही मुंह पकती वह कमरे की ओर भाग जाती है। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।